हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो ये नव मसल फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट का थर्ड वीडियो है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं लेंथ टेंशन रिलेशनशिप के बारे में। ये ग्राफ बहुत कॉमन है, हर स्टैंडर्ड बुक में आपको मिल जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका एक्सप्लेनेशन और इसका जो यूज़ है या जिसको आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। बेसिकली बेस्ड वही सार्कोमियर अपना एक्टिन मायोसिन वाला, दो जेड डिस्क के बीच वाला वही है ये। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो एक्स एक्सिस पे है और उसके अंदर जो टेंशन है यानी फोर्स जो है वो पर ऑफ टोटल परसेंटेज यानी कितना मैक्सिमम डेवलप हो सकता है उसके परसेंटेजेस की फॉर्म में वाई एक्सिस पे है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अपन डी से स्टार्ट करते हैं। बुक में इसको ए लिख रखा है। ओके, सो वहां पे देखिए एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन नहीं है। मींस एक्टिन अलग अलग पड़ा है और मायोसिन अलग अलग पड़ा है, तो कोई मायोसिन हेड पावर स्टॉक की फॉर्म में नहीं है। मींस कोई भी टेंशन डेवलप नहीं है। तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ है। देखिए आप लेंथ आप देख सकते हैं, दो जेड डिस्क या दो एक्टिन की जो डिस्टल एंड्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और टेंशन सबसे कम है। देन नेक्स्ट, जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन प्रोसीड करता है यानी जैसे जैसे मायोसिन हेड्स और एक्टिन कांटेक्ट में आते हैं, सार्कोमेर का लेंथ कम होता है और टिल द पीक सी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग बढ़ेगी, देन कॉन्ट्रैक्शन टेंशन बढ़ेगा। ठीक है, अच्छी बात है साहब। उसके बाद सी टू बी के ट्रांजिशन में एक बात नोट कीजिए कि नंबर ऑफ मायोसिन हेड्स कांस्टेंट है। मतलब दिस इज द आरडीएस, रेट लिमिटिंग या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मतलब मायोसिन हेड सारे के सारे ओवरलैप्ड हैं एक्टिन से। मतलब एक्टिन खाली है, मायोसिन खाली नहीं है, तो इससे ज़्यादा टेंशन नहीं मेंटेन किया जा सकता। यहाँ पे भी सी वाली कंडीशन में देखिए टिल द लास्ट और से इनर मोस्ट हेड जो है मायोसिन का वो भी ओवरलैप्ड हो चुका है। तो इस ट्रांजिशन स्टेट के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो मायोसिन और एक्टिन का ओवरलैपिंग एरिया है वो सेम है। और टू बी वेरी एक्यूरेट, मायोसिन हेड्स और एक्टिन का जो एरिया है वो इक्वल है। तो उसकी वजह से जो टेंशन डिफरेंस है वो जीरो है। मींस बिटवीन द बी एंड सी द टेंशन इज सेम एंड इट इज मैक्सिमम टू। ये बात इंपॉर्टेंट है। कैसे ये मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि इससे ज्यादा ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है। सारे मायोसिन हेड एक्टिन के कांटेक्ट में इससे ज्यादा आप क्या ओवरलैपिंग करवाओगे? तो उसकी वजह से टेंशन मैक्सिमम है। देन हम रुकेंगे थोड़ी, फर्दर कंप्रेस करते हैं। एंड जब फर्दर कंप्रेशन होगा तो एक्टिन फिलामेंट्स बहुत पास आएंगे और एक्टिन एक दूसरे को ओवरलैप करने लगेंगे। अब देखिए जैसे जैसे जेड डिस्क पास में आ रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन के जो डिस्टल एंड्स हैं वो एक दूसरे के अलाइन हो गए, मतलब इससे ज़्यादा और पास नहीं आ सकते। सो इन दैट सिचुएशन द ओवरलैपिंग विल डिक्रीज एंड जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो इंस्टेंटेनियसली डिक्रीज करता रहेगा। सो ये सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज जो है वो है बी और सी के बीच में। इस दौरान भले ही लेंथ चेंज होता है बट कॉन्स्ट्रक्शन या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ जो है वो सेम रहती है। दैट पर्टिकुलर लेंथ ऑफ द ऑप्टिमल टेंशन इन द सार्कोमेर इज 2 to 2.2 माइक्रोमीटर। बी कम लेंथ 2 एंड सी 2.2। सो 2 to 2.2 का जो गैप है या जो एक रेंज है इसमें पर सार्कोमेयर लेंथ, इसमें टेंशन मैक्सिमम होता है उस पर्टिकुलर मसल फाइबर का। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि सिंपल सा इजी सा लॉजिक वाला ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो इसमें एक आता है स्लो एंड फास्ट फाइबर्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी बेसिक सा नॉलेज आपको यूजी से होगा बट कुछ नई चीज़ें भी हैं। पहले तो ये याद करो, स्लो को बोलते हैं टाइप 1, फास्ट को बोलते हैं टाइप 2। यूजुअली हम देखते हैं टाइप 2 टाइप 3 जो होते हैं वो ज़्यादा एडवांस होते हैं, तो उनको आप एज ए फास्ट रिमेंबर कर सकते हैं। अच्छा, स्लो जो है वो स्मॉल होते हैं और फास्ट जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, बाकी सारा काम स्लो
और फास्ट से मैं समझा दूंगा कैसे। सबसे पहले देखो, जो स्लो फाइबर्स हैं वो स्लो तो हैं, मतलब उनका जो कॉन्ट्रैक्शन रेट है वो बहुत कम है। हालांकि इसमें ऑर्डर काफ़ी डिफरेंट दे रखा है, ये बुक के हिसाब से है, बट एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अलग ऑर्डर है प्रॉपर्टीज़ का। कैसे कि जो स्लो फाइबर्स हैं वो स्लो क्यों हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्शन रेट स्लो है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्शन रेट क्यों स्लो है? क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम आयन का रिलीज फास्ट नहीं है। अच्छा, वो क्यों नहीं है? क्योंकि उसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम डेवलप्ड नहीं है। पॉइंट थर्ड लास्ट, sarcoplasmic reticulum is less developed in the slow fibers and the very much developed in the fast fibers, क्योंकि वही कैल्शियम की रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ओके। अच्छा, क्योंकि ये स्लो है तो ये बहुत ही इजीली जो मोर ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस हैं उन पे फीड कर सकते हैं, क्योंकि इनको अचानक से तो एटीपी की जरूरत पड़ती नहीं है। उसी रीज़न की वजह से इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है और ये ऑक्सीडेटिव जो साइकिल्स हैं उनको ज़्यादा चलाते हैं, जैसे कि ईटीसी हो गया और कई चीज़ें हो गई। ठीक है, अब क्योंकि ये स्लो हैं और ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस भी ज़्यादा चला रहे हैं तो इनको मायोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है। मायोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के हिसाब से, तो ऑक्सीजन ज़्यादा रखने के लिए अपने पास इनमें मायोग्लोबिन प्रेजेंट ज़्यादा है, और क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन ज़्यादा है इसीलिए रेड है। ओके, ठीक है। अब ये रेड है उसका एक और रीज़न है, क्योंकि इनके पास ब्लड सप्लाई बहुत है। अब क्योंकि इनका सारा बिजनेस जो है वो ऑक्सीजन, मायोग्लोबिन, ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस, माइटोकॉन्ड्रिया पे चल रहा है, इसकी वजह से इनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है, मींस इनकी ब्लड सप्लाई भी अच्छी है। और ये एक रीज़न है और कि ये रेड है, मतलब रेड के दो रीज़न है, मायोग्लोबिन एंड इंक्रीज ब्लड सप्लाई। आई होप आपको फीचर्स याद रहे हों। अच्छा, इनकी जो सप्लाई नर्व्स हैं वो भी स्मॉल है, जस्ट लाइक देयर स्ट्रक्चर स्मॉल स्मॉल। इनकी जो थिकनेस है फाइबर्स की वो स्मॉल है, और यहाँ पे भी जो नर्व्स इनको सप्लाई कर रही है उनकी भी थिकनेस स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट, फास्ट फाइबर्स, इनको टाइप 2 बोलते हैं। इनकी क्या खास बात है? ये लार्ज है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। अब बाकी को रिलेट करते हैं। फास्ट है मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा डेवलप है, बिल्कुल है। अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा डेवलप है, फास्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो इनके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस चलाने का। दे नीड अर्जेंट एटीपी, मीन्स इनके पास ग्लाइकोलाइसिस है, एक ग्लाइकोलाइस्टिक एंजाइम ज़्यादा यूज़ करते हैं, उन पर ज़्यादा डिपेंडेंट है। अच्छा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस ज़्यादा चला रहे हैं इसलिए इनको ऑक्सीजन की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए इनका मायोग्लोबिन कम है। और मायोग्लोबिन जब कम होगा मतलब ऑक्सीजन और उसकी बाकी अदर रिक्वायरमेंट्स काफ़ी कम है, तो ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगी। मतलब उनका हीमोग्लोबिन जो थोड़ा बहुत आ रहा है उसी से काम चल जाएगा, एक्स्ट्रा स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब अच्छा, क्योंकि मायोग्लोबिन कम है, ब्लड सप्लाई कम है, तो ये वाइट होंगे डेफिनेटली। और इनकी जो नर्व फाइबर्स हैं वो लार्ज होंगे, और जो नर्व्स इनको सप्लाई कर रही है वो भी लार्ज होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है जो आपको नहीं पता हो शायद। टाइप 2 फाइबर्स की दो कैटेगरी होती है, टाइप 2 ए एंड टाइप 2 बी। ये जो बताए ये थोड़े और एडवांस कैटेगरी के हैं, टाइप बी कैटेगरी के। टाइप ए कैटेगरी क्या है? दीज आर रेड फास्ट फाइबर्स। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, रेड और फास्ट दोनों। कैसे? पहली बात तो ये रेड है, मतलब इनके अंदर मायोग्लोबिन खूब है, ब्लड सप्लाई खूब है। ठीक है, और ग्लाइकोलाइटिक और ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस दोनों चलाते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टाइप बी एंड टाइप ए। कैसे कि टाइप बी और टाइप ए जो है, या मोर एक्यूरेटली मैं कहूँ, टाइप 2 ए और टाइप 2 बी जो है उनकी सारी प्रॉपर्टीज सेम है सिवाय एक प्रॉपर्टी के, दैट दीज आर रेड बिकॉज ऑफ माइग्लोबिन एंड दीज आर ग्लाइकोलाइटिक एज वेल एज ऑक्सीडेटिव, मीन्स ये दोनों पाथ फॉलो करते हैं, और इसी वजह से ये फास्ट भी हैं और नॉन फटीक भी हैं। ये फास्ट क्यों है? क्योंकि ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस ग्लाइकोलाइटिक प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं। और ये फटीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन भी है। ये कह रहे क्या दिक्कत है, एक्स्ट्रा रखो ना मायोग्लोबिन अपने पास। तो इनमें दोनों प्रॉपर्टीज है, बस एक प्रॉपर्टी जो इनमें थोड़ी सी कमी रह गई वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। इन शॉर्ट, इसको ज़्यादा भावात्मक ना लेते हुए
टाइप 2A है और टाइप 2B है। टाइप 2A और टाइप 2B में इतना सा फर्क है, टाइप 2B तो बहुत ही एडवांस है, और टाइप A जो है इन्होंने रेड कलर को मेंटेन किया है, बस इन्होंने ग्लाइकोलाइटिक पाथवे डेवलप कर लिया या ज़्यादा डेवलप कर लिया, उसकी वजह से ही फास्ट हो गए। बाकी इनमें तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी अच्छा है नहीं है, तो उसकी वजह से ये फास्ट हो गए। किसकी वजह से? ग्लाइकोलाइटिक पाथवेज की वजह से। और नॉन फर्टिकेबल हो गए क्योंकि बस मायोग्लोबिन बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये बाकी सारी प्रॉपर्टीज इनकी इससे सिमिलर है, बस दो चेंजेस हुए हैं। ओके, देन आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक कॉन्स्ट्रक्शंस। ये क्या होता है? आइसोटोनिक मतलब टोन सेम, मतलब फोर्स सेम, मीन्स टेंशन सेम, मीन्स लेंथ कम हुई। आइसोमेट्रिक मीटर ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ सेम है। टेंशन ओके बात हो गई। हीट जनरेटेड ज़्यादा, हीट जनरेटेड कम, ऐसा क्यों? आइसोटोनिक मीन्स इनके अंदर लेंथ में डिक्रीज हुआ है, मीन्स कुछ वर्क मैकेनिकल भी हुआ है, मीन्स हीट जनरेट काफ़ी होगी। जबकि आइसोमेट्रिक जो है उनके अंदर लेंथ कांस्टेंट है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ मैकेनिकल वर्क जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, लोड इनटू टेंशन, सॉरी लोड इनटू डिस्टेंस, वो नहीं हुआ है। सो उसकी वजह से हीट जनरेट कम होगा एंड डेफिनेटली वर्क होगा क्योंकि चेंज इन लेंथ है, और इसमें आइसोमेट्रिक में वर्क नहीं होगा। वेरी इजी थिंग। अब बात करते हैं मैकेनिक्स की। ये कुछ है जो आपने शायद ना पढ़ा हो पहले। मैकेनिक्स में क्या समेशन एंड रेटनाइजेशन, ये क्या होता है? समेशन से तो हमें कुछ नर्व और साइनेप्स की यादें आ रही है, टेम्पोरल एंड स्पेशल समेशन। खैर, समेशन दो टाइप के, एक तो मल्टीपल फाइबर, एक फ्रीक्वेंसी। मल्टीपल फाइबर ये कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मायोफाइब्रिल, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिन मायोसिन इन्वॉल्व करो, और समेशन एक होता है फ्रीक्वेंसी का, एक ही बार मसल फाइबर को बार 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 स्टिमुलेशन दो। समझा दी, इतना सा था। मोटर यूनिट का नंबर ज़्यादा, यहाँ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा। फर्क स्मॉल न्यूरॉन एंड देन स्मॉल मोटर यूनिट, दिस इज इंपॉर्टेंट। मल्टीपल फाइबर में एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग फाइबर्स को स्टिमुलेट करना पड़ रहा है, इसलिए सबकी स्मॉल 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 नर्व्स हैं। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि जो स्मॉल नर्व फाइबर्स होते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड में, वो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, और वो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं, इसलिए मल्टीपल फाइबर्स का जो समेशन है उसमें कभी मसल का कौन सा फाइबर, कभी कोई सा फाइबर स्टिमुलेट होता है, और ये सब रैंडमली थोड़े 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 स्टिमुलेट होते हुए एक बहुत ही माइन्यूट फाइन, एक बहुत ही ग्रेडेड कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। यहाँ पे काम बहुत स्मॉल स्मॉल पीसेस में हो रहा है और बहुत ही स्मॉल इंटेंसिटी के साथ हो रहा है, तो काम भले ही धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन होगा, बट इट विल बी लुक वेरी फाइन, मीन्स इट विल लुक वेरी स्मूथ। धीरे 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 कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इट विल बी एसिंक्रोनस, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोई सा फाइबर पहले एक्साइट हो गया, देन उसके रेस्पॉन्डिंग जो मसल फाइबर था या मायोफाइब्रिल था वो पहले एक्साइट होगा एंड देन कॉन्ट्रैक्शन होगा। एसिंक्रोनस एक्साइटेशन, येट फिर भी स्मूथ कॉन्ट्रैक्शन विल बी वेरी स्मूथ, बिकॉज सारे यूनिफॉर्मली, कभी कोई तो एक रैंडमाइज अपने आप को सारा बैलेंस कर लेंगे, एंड द ग्रेडेशंस उसमें बहुत फाइन ग्रेडेशन आएंगे क्योंकि स्मॉल इंटेंसिटी का है। ठीक है, तो ये बात हो गई मल्टीपल फाइबर सबमिशन के बारे में। कुछ भी नहीं, मल्टीपल फाइबर मतलब मल्टीपल मायोफाइब्रिल, बहुत सारे यूनिट्स इन्वॉल्व होंगे, मोटर यूनिट्स जिसको बोलते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन एसिंक्रोनस होगा, फिर भी स्मूथ और ग्रेडेशंस के साथ में होगा। इसमें एक बात याद रखें कि जो शुरुआती कॉन्ट्रैक्शंस होंगे और बाद वाले कॉन्ट्रैक्शन है वो 50 टाइम का स्ट्रेंथ डिफरेंस रख सकते हैं। मतलब पहले वाले में लेट सपोज 1 न्यूटन का टेंशन डेवलप हुआ, तो जो बाद वाले आएंगे या जो बहुत ही स्ट्रॉन्गर लार्ज फाइबर्स के थ्रू आएंगे वो 50 टाइम स्ट्रॉन्ग होंगे। मतलब सोचिए कितना छोटा 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 टेंशन मिलके पूरा मूवमेंट कॉज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी वाले से। उसमें क्या होगा कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो दो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच का टाइम बढ़ेगा। केमिकल में क्या हो रहा था, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी वहाँ पे कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आती है तो मसल्स को रिपोलराइज होने, सॉरी ना, उसको रिपोलराइज होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वो वापस रिपोलराइज हो जाती है ना, अगेन रेडी फॉर द डिपोलराइजेशन। बट मसल्स में मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यहाँ उसको रिलैक्सेशन के लिए और प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, तो दो मैकेनिकल कॉन्ट्रैक्शन के बीच का टाइम कम हो जाएगा, एंड दैट इज टिटनाइजेशन। मसल डोंट गेट टाइम फॉर द रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्स ही नहीं हो रही, कॉन्ट्रैक्टेड ही पड़ी है, वो हाई फ्रीक्वेंसी में होता है, दैट इज टिटनाइजेशन। उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, इसका रीज़न भी मैं बताऊंगा।
इसको बोलते हैं द स्टेयरकेस इफेक्ट, मसल ट्रैप इफेक्ट, या फिर बोर्डिच इफेक्ट। बोर्डिच इफेक्ट मतलब ज़्यादातर सीरियस के लिए यूज़ करते हैं टर्म, बट यहाँ पे भी चलेगा क्योंकि मसल प्रॉपर्टीज़ की बात है। तो चलिए देखते हैं। ये ग्राफ बहुत मेहनत से बनाया हुआ, बहुत ही सुंदर। एक्स एक्सिस में फ्रीक्वेंसी है एंड वाई एक्सिस पे टेंशन है। तो यहाँ पे एकदम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ट्विच, ट्विच मतलब झटके, नॉर्मल कॉन्ट्रेक्शंस। तो पहले देखिए यहाँ पे इतना नॉर्मल था, देन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर्टिकुलर टेंशन लेवल तक जाता है, तो रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्शन चलते जा रहे हैं। फिर आता है मसल ट्रैप। मसल ट्रैप क्या होता है? जब बार बार रिपीटेशन मिलता है या काफ़ी टाइम के बाद आपने स्टार्ट किया है मूवमेंट को या मसल कॉन्ट्रैक्ट करने को, तो कुछ टाइम लगता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बट स्टिल मसल्स विल बी रिलैक्स टू देयर नॉर्मल टेंशन, यानी जो उनका रेस्टिंग टेंशन था उस पे आके वो रिलैक्स होती है। बट अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, एंड दैट इज, अब देखिए जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, जो टेंशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए इन पॉइंट्स के अलॉन्ग, आपको ग्राफ मिल जाएगा कि किस तरीके से टेंशन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, बट मसल्स आर नॉट रिलैक्सिंग टू देयर नॉर्मल टेंशन, वो यहीं आके अटक गई। देखिए जैसे यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, कॉन्ट्रैक्शन करके यहाँ तक गई, एंड देन रिलैक्स होते हुए यहीं तक आई। दिस इज द मेन प्रॉब्लम, मसल्स आर नॉट रिलैक्सिंग। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, उनके बीच का जो गैप है, यानी कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स स्टेट के बीच का जो टेंशन गैप है, वो कम होता जाएगा, एंड दिस इज टेटनी। Here it is incomplete because muscles are not coming to the resting tension, and here is a complete tetany, that muscle will not relax at all, मसल रिलैक्स नहीं करेगी। दिस इज द कंप्लीट टिटेनी। तो टिटेनाइजेशन क्या है? मसल का इतना कॉन्ट्रैक्ट कर जाना कि वो रिलैक्स करना ही भूल जाए। इसका रीज़न, अच्छा इसको स्टेयरकेस क्यों बोलते हैं, आपको शायद समझ में आ गया होगा किस तरह। देखिए पूरा एकदम स्टेयरकेस जैसा है। और मसल ट्रैप, ट्रैप ये वाला ड्यूरेशन जो कि नॉर्मल है, मसल टेंशन स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, फिर भी नॉर्मल जो रेस्टिंग टेंशन है वो वापस आता है। मतलब मसल्स अच्छे से काम कर रहा है, पूरा जितना वो इस सिचुएशन में लेके जा सकता है उतना टेंशन लेके जाएगा और वापस नॉर्मल लेके आएगा। बट टिटेनाइजेशन जब स्टार्ट हो जाता है, इनकम्प्लीट या फिर लेटर ऑन कंप्लीट, तो प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसका रीज़न, चाहे वो ट्रैप का हो, चाहे इनकम्प्लीट या चाहे कंप्लीट एंडिंग का हो, रीजन इज सेम, एक्यूमुलेशन ऑफ मोर एंड मोर कैल्शियम आयन। जो राइनोडिन रिसेप्टर चैनल्स खुल रहे थे, उन्होंने इतना कैल्शियम ला दिया उस चक्कर में कि बेचारा कैल्शियम पंप उसको अंदर नहीं डाल पा रहा। इवन आफ्टर कि आप फ्रीक्वेंसी अगर इस पॉइंट पे ले जाके छोड़ भी देते हो ना, तो थोड़ी देर तक टेंशन रहेगा। भले ही चैनल्स अब ना खुले, फिर भी पंप को टाइम तो चाहिए वापस उसको अंदर भरने के लिए। So, due to the extra accumulation of calcium ions per contraction या per depolarization of the sarcolemma, that will increase, and वो extra calcium ही टेटनाइजेशन का रीज़न है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आई होगी। रीज़न फॉर द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी of the muscle trap during the muscle trap is calcium, incomplete tetany calcium, complete tetany calcium. This is all about the characteristics of muscle contraction. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे वीडियोस के लिए। और अगर आपको कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, जो हमारा टेस्ट लिंक है इस वीडियो के साथ में, उसमें कोई डाउट हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। और जो ये नया फॉर्मेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है विद सम सॉर्ट ऑफ डिजिटल नोट्स एंड डायग्राम्स, वो आपको कैसा पसंद आ रहा है? ब्लैक बैकग्राउंड डार्क मोड जो है वो कैसा पसंद आ रहा है? प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।